तो क्या कहा, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाना होगा, नहीं तो हम तलवार से काट देंगे। मदनी 3 फीट 4 इंच का इस्लामी शासन की पैरोकारी करता है और कह रहा है कि धार्मिक अभ्यास का समय नहीं है, समय इस्कॉन से लड़ने का है, उन्हें हम एक एक करके मार डालो। अब ये हिफाजत इस्लाम संगठन से जुड़ा हुआ है। हिफाजत इस्लाम किसके इशारे पर काम करती है? आईएसआई के, जमात इस्लामी और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से संबंध है। को मार दो, गुलाम बना लो, उन्हें इस धरती पर रहने का हक नहीं है। और ये सभी देशों में उन्होंने लीबिया का, इराक का, सीरिया का उदाहरण दिया कि जहां पर जो गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए, बांग्लादेश में कम होते चले गए। सवाल यही है कि इस्लामिक जिहाद का फिर इलाज करना पड़ेगा किसी देश में। बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर किसी देश का मसला फिर नहीं है क्या? और इस्लामिक जिहाद के चक्कर में बांग्लादेश भी अब बर्बाद होने जा रहा है क्या? तुलसी गबार्ड का बयान हमने इसलिए चलाया, सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंडिंग में भी है, लोग सुन रहे हैं, और उन्होंने जो उस समय कहा वही एक तरह से सच्चाई है। हम बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस और तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दरअसल एक सोच इस्लामिक जिहाद वाली है जो लगातार चलती आ रही है। आप जगह बदलते रहें। इस्लामिक जिहाद ये आज का फिनोमिनन नहीं है, और तुलसी गबार्ड जी बराबर समझ गई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया था 2021 में, इस्लामिक आइडियोलॉजी को जब तक आप मूल से नष्ट नहीं करोगे, डिफीट नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा। बांग्लादेश के अंदर ये जो हो रहा है, ये सीधी सी बात है भैया। देखिए, जब तक हसीना वहां पर थी तब तक वो दब के रहा था, वो नरम थे। जब से वो गई है तब से इसमें उबाल आया है, और वो आएगा। मैं देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि वो कहेंगे कि हम इस्लामिक जिहाद करेंगे। वो कहते हैं कि बंगबंधु का फोटो उनकी करेंसी नोट पे हम नहीं रहने देंगे अभी, शेख मुजीब रहमान। वो कहते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर शब्द को निकाल देंगे। वो करेंगे अपना काम, हमें सामने अपना काम करना पड़ेगा, और वो काम होगा हिंदू देश स्थापित करना। देखिए, मैं एक विचार बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, पिछले दिनों हिंदुओं पर हो रहे प्रताड़न की बहुत बातें कर रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि भारत का जो वो 20 किलोमीटर का चिकन नेक है, वो 50 किलोमीटर का हो सकता है? हिंदू देश जब वो बोल रहे हैं ना, आज ही निवेदन आया है बांग्लादेश के एक वरिष्ठ नागरिक का कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी, उल्टा चोर कुटवाल को डंडे, और वो बता रहे हैं, उनका नाम है नकवी जी, वो बता रहे हैं कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी तो हम पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा छीन लेंगे। वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। ये इस्लामिस्ट जो है वो कट्टरपंथी। बांग्लादेश अपनी हदें पार करते ही जा रहा है। वो ड्रोन से अपने हमारी भारत की सीमा पर निगरानी कर रहा है। उसमें से एक ड्रोन तो इंडियन आर्मी ने उड़ाया है, उनका ड्रोन। और दूसरी बात यह है कि जो जॉर्ज सोरोस है, वो हिंदुस्तान में प्रभुत्व करने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं, और न्यूज़ के माध्यम से भारत में अशांति फैला रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में जो बीजेपी सरकार है वो गिरे और भारत में अशांति रहे। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसी चिकन स्नैक को कुछ आर्मी थिंकर्स रेजर्स एज कहते हैं। और रेजर्स एज इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आओ, गर्दन रखोगे तो गर्दन काट ली जाएगी। तो ये बात मैं सुमित जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं बिल्कुल क्लियर कि ये जो चिकन स्नैक है, इसको बांग्लादेश आज 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद भी नहीं ले सकता। आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी युद्ध का या किसी भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप का मुख्य मुद्दा जो होता है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, डेवलपमेंट होता है। बांग्लादेश एक अच्छी डेवलपमेंट की राह पे चल रहा था। कुछ मायनों में, कुछ पैरामीटर्स में बांग्लादेश शायद भारत से भी बेहतर कर रहा था। आप लंदन जाइए, यूएस जाइए, वहां पर आपको हर दुकान पे मेड इन बांग्लादेश सामान मिल जाएगा। अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये जो अत्याचार आप हिंदुओं पर देख रहे हैं, इसका व्यापक असर पूरी उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका व्यापक असर पूरे बांग्लादेश के ऊपर पड़ रहा है। और अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप नक्शा देखिए, ज्योग्राफी देखिए, 4000 से ज्यादा किलोमीटर का इंडिया के साथ उनका बॉर्डर है, भारत के साथ, और चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। उनकी क्या मजाल है कि वो भारत से कोई ऐसा युद्ध करने का सोच भी सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों। बात अब ये है, ये बात रेडिकल इस्लाम की है, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात जमात इस्लामी की है। ये जमात वही है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान के तरफ से और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में इसमें अपना काम करने की कोशिश करी थी। तो ये आप पाकिस्तान देखिए, कई बार मैं आपके चैनल पर कह चुका हूं सुमित, कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद का जन्म स्थान है। और जब आपने आतंकवाद वहां पर बनाया है,
ये जो भारत के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी है, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक्सटेंड कर रहे हैं का मतलब ये बताना चाहता हूं कि ये अभी नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, 71 से पहले था। नागा रेबल्स के ट्रेनिंग कैंप थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये बात हमेशा से चलती चली आ रही है। 33% से 8% रह गया हिंदू वहां पर, ये रातों रात नहीं हुआ है। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली यही पॉइंट, बिल्कुल रातों रात तो हुआ नहीं। और इस्लामिक जिहाद वाली सोच जो है वो सोच हमेशा से रही है, हम आप देख नहीं पाए या उसको पहचान नहीं पाए। शायद ये स्थिति भारत में भी हो सकती है डॉक्टर शरद कोहली जी। आगे किसी चीज को अगर रोका नहीं जाए तो लाजमी बात है वो बढ़ती जाएगी। और जो हमने देखा, जब हम 33% से 8% पे हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए, तो लाजमी बात है इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई और किसी ने देखा नहीं कि ये क्यों कम हो रहे हैं। और मुझे लगता है, देखिए, जहां तक अब इसको कंट्रोल करने की बात है, मुझे लगता है बांग्लादेश ने, एक अंग्रेजी में कहावत होती है रेसिपी फॉर डिजास्टर, और अगर वो पाकिस्तान की मानसिकता को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जो इस नर्सरी का मेरे प्रिय पैनलिस्ट ने जिक्र किया, उस नर्सरी को वो देख रहे हैं, उसमें से नर्सरी से उपजी हुई फसल को अपने यहां लगा रहे हैं और उसको पनपने दे रहे हैं। अगर उसको देख के भी पाकिस्तान की आर्थिक हालात को, मैं अर्थ जगत से आता हूं और मुझे लगता है इसको दो तरीके हैं दबाने के। पहला तरीका तो आप इसको मिलिटरीली या सरकार की सख्ती से, सरकार के नियमों से इसको दबाया जाए, पर दुनिया भर में देखा गया सुमित कि ये तरीके कामयाब रहे आंशिक रूप से, पूरी तरह से ये तरीके कामयाब नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अभी भी बांग्लादेश में जो लोग ये जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं वो ज्यादातर बांग्लादेश की जनता नहीं है, वो मुझे लगता है चंद लोग हैं जो कि यूनुस साहब की शय पर या यूनुस साहब के प्रोटेक्शन में जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी की जो जनता है, और बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बांग्लादेश तरक्की की राह पे था। बांग्लादेश का एग्जाम्पल सुमित उन देशों में दिया जाता था जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, जिन्होंने अपनी उनका टेक्सटाइल सेक्टर की दुनिया भर में चर्चा होने लगी थी, जहां पर लोग बेरोजगार थे, वहां फैक्ट्रियां लग गई थी, नए नए उद्योग खुल गए थे। भारत से, उसका आप मानेंगे नहीं, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से इंडिया में, वो 27-28% प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा था। और भारत से जो जाता है वहां पर, वो तो 14% की रफ्तार से बढ़ रहा था, 14-15, पर वहां से 27-27। तो आप देखिए कि किस राह पे था और कैसे एक सत्ता परिवर्तन से इतना बड़ा बदलाव आ गया। जो रेडिकल इस्लामिस्ट सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो शैतानी ताकतें, जिसे मैं कहता हूं, आसुरी शक्तियां कहता हूं, वो एक गहरी साजिश पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध, पूरी मानवता के विरुद्ध रच रहे हैं, जिसमें कि बांग्लादेश तो है ही। और मैं यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर भी इसी तरीके के रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं जो कि अनेक तरीके की साजिशों में संलग्न है, और वो सामने तो नहीं आते, लेकिन उन्हें तरह तरीके के सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड कराया जाता है। अभी हाल के समय में आपके चैनल पर भी सुमित जी हमने डीप स्टेट की चर्चा की है। डीप स्टेट में जो लेफ्ट और लिबरल जो तथाकथित सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो भी इन रेडिकल इस्लामिस्ट को अपना पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या अन्य जगह पे हो, पूरे विश्व समुदाय का जो डीप स्टेट है वो इन रेडिकल इस्लामिस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ये जो साजिश है, एक बहुत ही गहरी साजिश है, और पूरी मानवता जो आज इतने के समक्ष ये मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़े संकटों में एक है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस विषय पर जिस तरीके की सजगता, जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके से इसे काउंटर करने की रणनीति अपनानी चाहिए थी, वो अपनाई नहीं जा रही। तो हमारी संसद में उठाया गया, सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा, और संबित पात्रा जी ने भी इसके बारे में अपने बहुत ही स्पष्ट विचार रखे। मैं उन दोनों भारत के नेताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के विषयों की और अधिक से अधिक चर्चा पूरे पब्लिक डोमेन में हो, मीडिया में हो, संसद में हो, ताकि इसके विषय में जो डीप स्टेट की साजिशें हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जो साजिशें हैं, उसके बारे में और अधिक से अधिक सजगता आए और एक्शन हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।